नमस्कार, मेरा नाम मथुरेश है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, आज एक फिर मुद्दा लेकर के आया हूं, एक ऐसा मुद्दा जो सबों के जुबान पर है आजकल। सहरसा नगर निगम। सहरसा नगर निगम को बने हुए 2 साल से ऊपर हो गया है। क्या कुछ काम हुआ है, कितना काम हुआ है, कितना काम करना बाकी है और कई सारे आरोप प्रत्यारोप चलते आ रहे हैं। उसी सिलसिले में आज बात करने के लिए हम लोग स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हमारे साथ 2 गेस्ट हैं। एक अनंत झा रोशन है जो सोशल एक्टिविस्ट है और दूसरा है चंदन सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट है और पार्षद प्रतिनिधि भी है। नमस्कार सर, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रोशन जी, पहले शुरुआत आपसे करते हैं। 2 साल हो गया है नगर निगम बने हुए। आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तमाम इशू को, जो शहर की जो इशू है, सहरसा की जो इशू है, उसको उठाते रहते हैं। क्या कुछ रहा इस 2 साल में आपके नज़रिया से? नगर निगम कहाँ है और कितना काम हुआ है? सबसे पहले धन्यवाद मथुरेश जी आपका और सहरसा नाउ की पूरी टीम का। नगर निगम का गठन सहरसा में पहली बार हुआ और सहरसा को नगर निगम बनाया गया और इसके पीछे एक लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी। उसके बाद नगर निगम का गठन हुआ। नगर निगम गठन के पश्चात यहाँ से पहली बार एक महिला प्रतिनिधि के रूप में, महापौर के रूप में बेन प्रिया जी चुन करके आई। बिल्कुल। और चुन करके आने के बाद लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं थी, क्योंकि इससे पहले नगर परिषद जो सहरसा था उसमें ये एक प्रक्रिया थी कि लोग पार्षद को चुनते थे और पार्षद जो है वो मेयर या जो चेयरमैन होते थे उस टाइम चेयरमैन चुनते थे। तो सीधे जनता का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे नहीं था। ये पहली बार ऐसी प्रक्रिया हुई कि जनता ने मेयर और डिप्टी मेयर को चुना, साथ ही साथ वार्ड पार्षदों को भी चुना। हाँ, ये प्रक्रिया हुई जो मतलब इलेक्शन में ही जो है मेयर पोस्ट को अलग कर दिया गया था। जी, लोगों ने 3 वोट गिराया था, मेयर के लिए अलग, डिप्टी मेयर के लिए अलग और पार्षदों को चुनने के बाद लोगों को काफी अपेक्षाएं थी कि सहरसा नगर निगम जो काफी पिछड़ा हुआ है, सहरसा का पूरा एक जो नगरीय क्षेत्र है वो पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ पे मूलभूत समस्याओं का घोर अभाव रहा है, चाहे वो जल जमाव की समस्या हो, सड़क और नालों की समस्या हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में जो भी काम हो उसमें बिल्कुल। चंदन जी भी है। चंदन जी, आप जिस क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि हैं, वार्ड नंबर 13 जी, वहां पर भी जल जमाव की बहुत समस्या है। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको यहाँ लाए, मौका दिए। हाँ, मेन बात है कि हमारा जो न्यू कॉलोनी का क्षेत्र है, नया बाजार का, वो डंप एरिया पूरे सहरसा का जो है। बारिश का क्या रहेगा, एक हमारे यहाँ हरी निवास है, 365 दिन आपको पानी लगा रहता। अभी हमारे यहाँ 3 नगर आयुक्त आए, तीनों नगर आयुक्त को हम स्थल पे ले गए कि सर इनका कोई निराकरण करवा दीजिए। आज तक उनका निराकरण नहीं। मेयर, इवेंट की मेयर जब जीती थी बेन प्रिया जी, तो पहला उसी वार्ड पानी में जो चलता हुआ उनका एक वीडियो उसमें हमारी पत्नी जो वहाँ की स्थानीय पार्षद है, वर्तमान में सशक्त समिति की मेंबर भी है, हम भी प्रतिनिधि के नाते उनके साथ उस समय में पूरे गली गली घूमे। उस समय में जो मेयर मैडम के द्वारा आशा दिखाया गया क्या कि इसका जल्द से जल्द समाधान करेंगे, लेकिन आज 2 साल से ऊपर हो गया है, हम उसका समाधान अभी तक नहीं कर पाए हैं। मेन इस बार का क्या हुआ, बिहार सरकार का एक हम कहेंगे फेल्योर नीति हुई कि पहले जनता सिर्फ पार्षद को चुनती थी, पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनता था। इस बार क्या हुआ कि जनता डायरेक्ट वोट की, 3 वोट किए। बिल्कुल, ये प्रक्रिया अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का और पार्षद का। इसमें क्या हुआ कि पार्षद का अहमियत पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब मेयर क्या होता है, मेयर और प्लस आयुक्त या जो भी कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, अगर वो दोनों आपस में एक हैं तो पार्षद का कोई महत्व नहीं है। आप कितना भी चिल्लाइए, कितना भी हल्ला कीजिए, आपका वहां कोई सुनने वाला नहीं है। एकदम तानाशाही टाइप का रूप हो गया। ये बिहार सरकार का फेल्योर नीति है, डायरेक्ट चुनाव करके। तो रोशन जी, 2 साल रहा, उसमें चुनाव का प्रक्रिया भी आप बताएं जो इस तरह से हुआ। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार दिखाते रहते हैं, अपने किसी न किसी माध्यम से चीज़ों को उजागर करते हैं। आपको क्या महत्वपूर्ण चीज़ नज़र आया 2 साल में जो लोगों को आपने दिखाया, जो सबसे जो नगर निगम का जो आपको लगा जो फेल्योर है, या फिर कोई ऐसा विशेष काम जो करना चाहिए था नहीं हुआ? पहली बैठक में जितनी सारी योजनाएं अनुशंसित हुई थी, जितने सारी योजनाओं को लिखा गया था कि ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, उसमें पहली योजना थी, मैं पहली योजना की बात कर रहा हूं, कि एक आश्रय स्थल का निर्माण होगा। आज 2 वर्ष बीत जाने के बाद उस पहली योजना का जो धरातल पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आया। उसके बाद ये जो एक विद्रोह या विरोध वाली बातें शुरू हुई, वो पिछले साल 2024 कंप्लीट 1 साल छोड़ दिया गया। 1 साल में कुछ गतिरोध हुआ,
इसलिए कि कार्यपालक पदाधिकारी थे आदित्य कुमार, उनके बाद फिर संजय निराला जी को दिया गया। फाइनेंशियल पावर की बात हुई कि फाइनेंशियल पावर नहीं मिला बहुत दिनों तक, तो एक साल लोगों ने छोड़ दिया कंप्लीटली कि जो होता है। एक साल तक लोगों ने विरोध नहीं किया, मतलब किसी भी तरह का जो है कोई विरोध का स्वर नहीं उठ रहा था, लोग बिल्कुल साथ आशा में थे लोग, जो कुछ ना कुछ काम होगा, डिले है लेकिन काम होगा, ये था। नवंबर में जब फाइनेंशियल पावर भी मिल गया, उसके बाद भी कोई भी काम धरातल पर नजर नहीं आने लगा। उसके बाद एक साल और कंप्लीट, एक साल बीत जाने के बाद सितंबर 2024 से खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या खरीदारी? सामानों की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हुई। योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ, सामानों की खरीदारी शुरू हुई। हाई मास्क लाइट खरीदा गया, 250-300 पीस हाई मास्क लाइट खरीदा गया। ठेले की खरीदारी की गई। जरूरत था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की। बिल्कुल, देखिए नगर निगम बना है तो चीज, जो भी इक्विपमेंट्स है, जो चीज है, डस्टबिन की खरीदारी हुई। उसके बाद यहाँ पे और भी LED स्क्रीन लगाए गए शहर में कि शहर बेहतर दिखेगा, चीज़ों का वहाँ पे प्रदर्शन होगा, लोग देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट से नगर निगम को फंड आएगा। तो खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हुई और उस खरीदारी की प्रक्रिया में इतनी धांधली शुरू हुई कि बाजार मूल्य से, आपको आश्चर्य लगेगा कि बाजार मूल्य से 5 गुने कीमत पे सामानों की खरीदारी हुई। कम से कम 5 गुने। क्या चीज की खरीदारी हुई जो 5 जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूँ कि एक ठेला आता है जिसपे कचरा को उठा करके ले जाता है। हाँ, 3 चक्के वाला जो अमूमन वो 15,000 के आसपास में वो ठेला बन के तैयार होता है, बाजार में उपलब्ध है। अच्छा, बाजार में भी उसकी खरीदारी हुई 48,100 रुपये में। ठीक है। दूसरी चीज हाई मास्क लाइट, 7,94,000 में हाई मास्क लाइट की खरीदारी हुई, जो सांसद कोष से लगता है लगभग 5 लाख के अंदर में लग जाता है। वही हाई मास्क लाइट जो है सांसद लगवाते हैं तो 5 लाख में लगता है, और नगर निगम लगाती है, मतलब आप 7,95,000 मान के चलो से उतने में हाई मास्क लाइट की खरीदारी, इंस्टॉलेशन और मतलब ये सांसद फंड से 5 लाख के लगभग में आता है, और ये 7,95,000 रुपए सामानों की खरीदारी हुई। उस सामानों 2.5-3 लाख रुपए का फर्क आ जाता है। जो प्रक्रिया अपनाई गई, 3 ऐसे फर्म थे, पैंथर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जिरकॉन करके एक कंपनी है वो, और सेंट्रस्ट, ये 3 कंपनियां हैं जिन्हें तमाम खरीदारी, जो भी खरीदारी हुई उसका टेंडर दे दिया गया। टेंडर प्रक्रिया से हुआ है। हाँ, इसके लिए जेम एक प्लेटफॉर्म है, भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है जेम, जिसके तहत ये लोग अपने आप को पाक साफ दिखाते हैं कि जेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये, इस कलम की कीमत अगर 5 रुपये है और उसमें 3 बिडर ने भाग लिया और इस कलम की कीमत हमने 400 रुपये, इसलिए 500 रुपये, आपने 600 रुपये रखा, तो इसके बाजार मूल्य को की अनदेखी करते हुए 400 रुपये जो उसमें मिनिमम जो प्राइस डालते हैं उसे दे दिया जाता है, उसे L1 घोषित कर दिया जाता है और उसे टेंडर दे दिया जाता है। ये एक बड़ी मतलब धांधली वाली प्रक्रिया है, मतलब चोरी का एक सुरक्षित चारागाह वो पनाहगार बन जाता है। उस प्रक्रिया का लूप होल्स का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने सामान की खरीदारी इतने अत्यधिक कीमतों पे की और 150 करोड़ की खरीदारी 1 महीने में हो गई। क्या सब हुआ उसमें 150 करोड़? आपके पास है क्या ये सब जानकारी? बिल्कुल, सारा सबका डाटा है, सारी चीजों का, और उसका जब बाजार मूल्य आप निकालिएगा तो मुश्किल वो 50 करोड़ के आसपास का वो सामान है, और वो 150 करोड़ के लगभग की खरीदारी हुई है। तो लगभग 100 आपके भी वार्ड में लाइट लगी है क्या? जी, हमारे वार्ड में हाई मास्क लाइट लगी है, लेकिन लगभग हमको जहाँ तक पता है हाई मास्क के बारे में, ये लगभग 125 मुमुक्षु चौधरी सर के रीजन में ये भी रहा, जो मतलब तबादलों का तो दौर यहाँ चलता रहा इस 2 साल के अंदर में। हमको संजय निराला जी आए, संतोष रजक जी आए, उसके बाद मुमुक्षु चौधरी जी आए। एक चीज हम रखना चाह रहे हैं कि जैसे हाई मास्क का बात अभी चल रहा है, हाई मास्क में मुमुक्षु सर के रीजन में ये खरीदारी का प्रक्रिया किया गया। उनके रीजन में हमको जहाँ तक जानकारी है, हम RTI से लेके प्लस पार्षद के लेटर पैड के द्वारा भी मांग किए हैं, हमको अभी तक कोई उपलब्ध नहीं कराया गया। हम सारा डिटेल मांगे हैं, हमको कोई उपलब्ध नहीं कराया गया। उसमें क्या हुआ कि 125 के आसपास में हमको जहां तक जानकारी है कि उन्होंने खरीद का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो उसका अचानक से तबादला हो गया। आए अनुभूति श्रीवास्तव सर, उनके रीजन में यहां तक जानकारी होती है कि 10% ही, आप किसी चीज का 10% बढ़ा सकते, वहां दुगना हो गया खरीदारी। मतलब 125 है तो खरीदारी में 10% का इजाफा आप कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा जरूरत के हिसाब से। जी, 125 है तो आप 10% उसका रख दीजिए, उतना होगा। यहाँ दुगुना कर लिया गया कमीशन के चक्कर में, ये सीधे कमीशन के चक्कर में एकदम पूरा आउट ऑफ वे जाके। सामानों की खरीदारी में होता क्या है, डस्टबिन का भी बहुत सारा डस्टबिन यहाँ पर बटा भी है और लगा भी है। यहाँ तो सब हाउस कोई मानक नहीं है। आप जो डस्टबिन देखिएगा, हम लोग के यहाँ भी हम बांटे हुए हैं, आप जो उठाइएगा तो दूर टूट जाएगा।
यानी लगता है क्या डुप्लीकेट का जो क्योंकि- सामान का जो खरीदार होगा उसी से वो जाके कमीशन के कारण एक पूरा प्रक्रिया- डुप्लीकेट को लाके दे दिया। एक प्रक्रिया है कि किसी भी सामान की खरीदारी होगी तो एक क्रय समिति का गठन किया जाता है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा और तमाम लोगों को आश्चर्य लगेगा इस बात को जान करके कि प्रथम दिन से लेकर के आज तक किसी तरह की क्रय समिति का गठन ही नहीं किया सही गया। बात। ठीक है? निविदा समिति उसके क्रय बाद- समिति का गठन अभी तक गठन नहीं। होता है। उसके बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन होता है, फिर उस पर वित्तीय सहमति बनती है। किसी भी प्रक्रिया में आपको आश्चर्य लगेगा कि लगभग प्रक्रियाओं में ना टेक्निकल इवैल्यूएशन किया जाता है, ना फाइनेंशियल इवैल्यूएशन किया जाता है, वित्तीय सहमति आपस में घालमेल करके दे दी जाती है। अच्छा, कई बार जो है यहाँ के भुगतान सफाई किया। कर्मी जो है वो भी हड़ताल पर जाते हैं, उनको सैलरी टाइम पर नहीं मिलता, वो क्या इशू है? आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है? यही चीज का दुर्भाग्य है। हम जब से जीत के आए हैं लगभग 2 साल से, ये लगभग 2 दर्जन बार ये लोग जब तक हड़ताल पे नहीं गए हैं, हम या हमारे नगर निगम से उनको पेमेंट नहीं हो पाया। मेन हमारा नगर निगम जो अभी वर्तमान में कचरा में ही फंसा हुआ शुरू से ही। चाहे हम लोग 2023 में जीत के आए, नवंबर में इंपेरियो रिसोर्स को लाया गया, एक एजेंसी थी। मैं रोकूंगा, पहले जेएमकेडी नाम की एक एजेंसी थी जो कार्यरत थी। 60 लाख में वो शहर की साफ सफाई की व्यवस्था एक साल में 60 लाख रुपए, 5 लाख नहीं, एक रुपए? साल में नहीं, एक महीने महीने अच्छा, एक महीने का 60 लाख रुपए। ठीक है। उसके बाद उस कंपनी से बड़ी एक लड़ाई हुई और उस कचरे को उठाओ। उसके बाद एक नए एजेंसी का चयन किया गया, इंपीरियल रिसोर्सेज का। ठीक है, जिसमें कि उसमें भी जो महापौर है उसके निजी सहायक की भूमिका और उसका संलिप्तता नजर आ रहा था लोगों को। फिर इंपीरियल रिसोर्सेज को खत्म किया गया, एक नई फिर से एजेंसी आई एम ऑफ पीपल करके, अर्बन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके, उसकी कंसोर्टियम कंपनी थी एम ऑफ पीपल, जिसको कि ये सफाई का काम 60 लाख से वो बढ़ के 1 करोड़ 48 लाख हो गया। वही महीने की मतलब सफाई का एक महीने के सफाई का 1 करोड़ 48 लाख। अब प्लस 26 ये लाख अलग से। हमारे दर्शक चौंक जाएंगे अगर ये बात सुनेंगे तो। मतलब एक महीने सहरसा की सफाई के लिए 1 करोड़ 48 लाख, 48 लाख प्लस 26 लाख, 26 लाख वो 26 लाख जो निगम के हमारे सफाई कर्मी है 266, उनको अलग से निगम पेमेंट करती है। अच्छा, उनका तो 26 लाख वो भी सफाई अच्छा, नहीं है, वो भी हमारी चला सफाई में हमारे यहाँ 266 सफाई कर्मी हैं जो नगर निगम के सफाई कर्मी हैं। अच्छा, उसके अलावा जो सफाई कर्मी है जो एजेंसी लेती है वो अपने सफाई कर्मी को वहां पे नियुक्ति करती है, इसको कि एजेंसी को सप्लाई देना होता है। लेकिन पूरे प्रक्रिया में पिछले 2 सालों में यही घालमेल हुआ कि उन 266 कर्मियों के बूते ही सफाई करवा ली गई, नगर निगम उसका पेमेंट कर अभी दिया। क्या स्थिति है? जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी है, उनके भुगतान में मतलब टाइम अभी हो रहा है? नहीं, अभी भी टाइमिंग 2 महीने से जो है सफाई कर्मी का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। नहीं। 2 महीने से। देखिए, आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर होते हैं ये लोग। जी, जी, और जी। उनको टाइम पर पैसा मिलना बहुत जबकि- जरूरी है, क्योंकि उनका जीवन यापन उसी से है। एजेंसी और जब चलना भुगतान बहुत करती मुश्किल हो थी जाता तो है। 7400 रुपये उसको भुगतान करती थी, जब डायरेक्ट भुगतान गया तो 9000 रुपया। पिछले 2 वर्षों में ये एक बड़े घोटाले की ओर संदेह करेगा कि पिछले 2 वर्षों में उस कर्मियों के पीएफ और ईएसआई का जो पैसा होता है वो आज तक जमा नहीं किया, जमा ही नहीं किया गया कर्मियों को। जो भी आउटफ्लो रिसोर्स से जो भी कर्मी काम कर रहा है उसका आज तक पीएफ ईएसआई उसकी संख्या तो बहुत है जी। सफाई कर्मियों आज की तक संख्या पहले तो लिस्ट बहुत- मांगिएगा, लिस्ट नहीं मिलेगा। हमने लिस्ट मांगा, हमारे यहाँ जो स्वीपर सब काम करते हैं तो प्रत्येक पार्षद जो है उसका एक अटेंडेंस शीट बना के देता। हम लोग प्रत्येक महीना राइट टाइम पे लगभग 30 तारीख जाता है, 1 तारीख को हम लोग देते हैं ऑफिस को। उसके बाद आज तक भुगतान नहीं होता। मेन है क्या कि लोग का पीएफ ईएसआई अच्छा, जो भी ठीक है। डस्टबिन की जो बात की है, वो डस्टबिन 2 तरह का डस्टबिन यहाँ पर हमें देखने को मिला है। एक प्लास्टिक का बना हुआ डस्टबिन हाँ, है जी। जो एक स्टील। शहर में जगह जगह लगा हुआ, और एक स्टील का भी लगा हुआ है। प्लास्टिक वाले का 3 तरीका था। एक तो 10 लीटर वाला जो घर घर में डोर टू डोर हर लोगों को उपलब्ध करवाना था। उसके बाद एक 240 लीटर वाला डस्टबिन था जो बड़ा वाला डस्टबिन प्रमुख जगहों पे रखा जाना था, और एक 330 लीटर वाला डस्टबिन था। आश्चर्य लगेगा कि वो जो 240 लीटर वाले डस्टबिन की कीमत 11,000 से ऊपर की और 330 लीटर 18,000 से ज्यादा की है। प्लास्टिक वाले डस्टबिन की जो बाजार में बमुश्किल 4 से 5,000 में मिल जाता है। कोई भी अगर आम आदमी भी खरीदने जाएगा तो 4 से 5,000 के अंदर मिल जाएगा। इन तमाम के बाद स्टील का एक डस्टबिन का फिर से टेंडर किया गया, और स्टील के डस्टबिन के 25,675 रुपये का वो एक डस्टबिन है। नहीं, ये जो लगा है डस्टबिन वो सही जगह पे लगा है क्या? मतलब जगह नहीं, सही बिल्कुल नहीं। वो तो किसी भी चिन्हित वार्ड किया में- गया था। किसी भी वार्ड में आप घूम लें, हाँ। अपने टीम को किसी भी वार्ड में घुमा दें, वार्ड में जहाँ पे कचरा डंप होना था, जहाँ पे उसको लगना था, वहां नहीं लग के इसे सिर्फ सड़क के किनारे लगाया गया, और उन सड़कों के किनारे लगाया गया जिधर से अधिकारी गुजरते हैं उनकी नजरें पड़े
और वो उनके नजर में पाक साफ रहे कि हाँ डस्टबिन लगा हुआ है। उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि आपको आज के डेट में शहर में 3 महीना हुआ है, आज के डेट में शहर में एक भी डस्टबिन नहीं दिखेगा जो सही सलामत हो। 1 से 2 बार कचरा पलटने के साथ देखिए उसमें तो हमारे नागरिक का भी दिक्कत है, वो रख रखाव भी मतलब गुणवत्ता के लिए भी एक कमेटी होती है और सप्लाई के लिए भी कि कितना सप्लाई हुआ, उसकी भी एक वो होता है कि उतना सप्लाई हुआ। 1125 पीस 240 लीटर वाला डस्टबिन, 1125 पीस 330 लीटर वाला डस्टबिन और लगभग 800 पीस वो 25,675 रुपए वाला स्टील वाला डस्टबिन खरीदा गया। कहीं भी उसका ये ब्यौरा नहीं है कि जो सप्लायर थे उन्होंने उतनी ही मात्रा में उसकी सप्लाई की या नहीं की, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है और आरटीआई से मांगने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। रोशन जी, शहर में अगर देखे बारिश का मौसम आने वाला है, शुरू हो गया है, शुरू हो गया, सावन चल रहा है, बारिश तो आ ही रहा है, किसानों को तो थोड़ा बहुत फायदा हो ही रहा है अगर टाइम पर बारिश आ जाए। शहर की क्या हाल है? 15 जून से ही मानसून बिल्कुल मानसून आ गया। तो ये बताइए अब इस शहर की क्या स्थिति है, बारिश के बाद इस शहर की क्या स्थिति होती है? क्योंकि पिछले साल हमने जो यहाँ पर हमारी टीम ने रिपोर्टिंग की थी तो वो काफी देखने में जो है अच्छा रिजल्ट नहीं था, हर जगह जल जमाव पहले बुडको द्वारा प्रथम फेज में नाले का निर्माण किया गया। प्रथम फेज के बाद उसको पेमेंट का कुछ इशू हुआ, फिर बुडको प्रथम फेज के बाद सेकंड फेज का निर्माण नहीं करके बुडको वापस चली गई। अभी फिर बहुत प्रयास के बावजूद बुडको पुनः काम करने आई। पिछले 2 महीने से उसका प्रोजेक्ट तैयार है, 60 किलोमीटर का नाला बनना तैयार है, 59.65 किलोमीटर का नाला तैयार होना है शहर के अंदर। आश्चर्य लगेगा कि ये एक प्रमुख समस्या होते हुए जिसका निदान आवश्यक था, जिसमें कि पार्षदों के सहयोग की, बुडको ने पार्षदों के सहयोग की मांग की कि पार्षदों का सहयोग अपेक्षित है क्योंकि उसे लोकल स्तर पर बिल्कुल कोई भी बाहर से काम करने आएगा तो लोकल में सहयोग चाहिए, लेकिन उस दिशा में काम नहीं करके पिछले 2 महीने से आयुक्त की तबादले में तो बाकी अन्य चीजों में, इधर उधर के कामों में, अभी सरकार के का भी बहुत सारा काम होता है, उसमें सारे कर्मियों को जा करके किसी भी पार्षद से कि कोई भी राय शुमारी नहीं की जा रही है और बुडको के काम को अधर में जानबूझ के लटकाया हुआ है इन लोगों ने। चंदन जी, जल जमाव की स्थिति क्या है? मतलब आप भी देख रहे होंगे शहर में तमाम जो ऐसे एरिया हैं जहां पर जल जमाव है, वहां पर नाले की क्या व्यवस्था है? एक पार्षद के नाते तो हम जब जीत के आए उस टाइम का और अभी का दोनों सेम ही है, हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, हम ईमानदारी से ये गश्ते। हम मेरा घर भी जहां हम रह रहे हैं वहां लगभग 2 साल पहले भी ठेहुना भर पानी के लिए, क्योंकि मेन बात हो रहा है क्या कि नगर निगम का जो काम था, काम मूल रूप से 3 तरह का था। एक सड़क निर्माण, जनहित से जुड़ा हुआ सड़क निर्माण और सफाई का, लाइट का। ये तीनों में नगर निगम अभी फोकस नहीं करके खाली खरीदारी पे टारगेट किए हुए है। ना पार्षद जनता का जो हित हो, जो पार्षद के द्वारा किया जाए। हम लोग लगभग लगता है आपका 11-12 गो बोर्ड का बैठक हुआ होगा और लगभग 25-30 प्रोसीडिंग लिखाए होंगे। 2 साल में दुर्भाग्य से हम लोग 2 काम ही कर पाए। नहीं, हमने और भी पार्षद से मिले, हमने कई पार्षदों से मुलाकात की है, तो उन लोगों का भी कहना है जो काम नहीं कर पा रहे हैं। जी बात सही, पता नहीं सहयोग नहीं मिल रहा था। हमारी बातचीत हुई है कई लोगों से, हमने इंटरव्यू किया है, वो उन लोगों ने भी बोला जो काम नहीं कर पा रहे हैं, इक्का दुक्का काम किए हैं 1-2 साल के अंदर में। तो हमने पूछा तो आपको जब जनता चुन के भेजी है तो जवाब तो आपसे मांगेगी। अगर जो पार्षद जीत के आते हैं तो जवाब तो जनता उससे मांगेगी, तो कैसे करना है? तो वो लोग परेशान तो हैं। जी अभी मैं बताऊंगा कि अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी जो है उसके तहत नगर निगम का जो कार्य निर्धारित है उसमें 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जिसके अंदर सड़क, गली, नाले का निर्माण होता है, लाइट की व्यवस्था होती है, ये सारी चीजें आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद आता है वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट में कचरा का प्रबंधन, उसका सुनियोजन। आपको इतना बुरा लगेगा कि इस शहर में यहाँ का कचरा उठा करके वहां 2 जगह है, एक गोबरगढ़ा जो नगर निगम के अंतर्गत है और एक आपको सुलिंदाबाद। इन दोनों जगहों की स्थिति ये है कि वहां के लोग पलायन को मजबूर है। रोशन जी, हमारी टीम गई थी, जब वहां गौरवगढ़ गए और वहां के लोगों से जब मिले तो उन्होंने बोला जो पूरे शहर का कचरा मेरे गांव में आ रहा है। और आपको मतलब आपको पता नहीं, ये बात पता होगा कि नहीं, उस गांव में अब लोग रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जब भी हवा चलती है पश्चिम की ओर से, जो हवा चलती है तो कूड़ा पश्चिम की ओर है और उसके पूरब में गांव है, तो पूरा गांव जो है बदबू से जो है भरा रहता है। दूसरी जो प्रमुख समस्या वहां की, हमें जो वार्ड नंबर 1 है, शायद 1 या 2 है, तो हम वहां गए थे, तो वहां पर जो लगा हमें
वो लोग बोल रहे हैं मक्खी से बहुत परेशान है, इतना मक्खी है, अगर वो बैठे भी हैं तो उसके चेहरे पर, उसके खाना पे, अगर लेडीज कह रही है जो खाना बना रहे हैं तो खाना में भी वो मक्खी गिरा हुआ रहता है। जबकि कचरा को डिस्पोज बिल्कुल, इसको डिस्पोज करना चाहिए। हाँ, एक जगह चिन्हित करके नगर निगम ने वो जमीन को खरीदा है, वो जमीन खरीद करके प्रॉपर वहां पे सारे संयंत्रों की स्थापना होनी थी, लेकिन कुछ मशीन भी वहां पे आई, उसका सब कुछ किया हुआ है। उस दिशा में कोई काम नहीं, कचरा को यहाँ डंप करना, वहां डंप करना, यही बस है। अच्छा, ऑनलाइन अगर बात करें तो मैं कर रहा था, 2 काम तो हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, और तीसरा है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के तहत जितनी भी प्रक्रिया है, चाहे वो नगर निगम में होल्डिंग टैक्स की बात हो, जन्म मृत्यु पंजीकरण, बाहर रहते हैं, अगर हमको बाहर रहते हैं मान लीजिए कोई, और वो अपना हाउस टैक्स पे करना है तो वो वहीं से बैठे बैठे कर सकता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात हो या अन्य जो भी वहां पे काम है, उसका प्रक्रिया ऑनलाइन होना निश्चित होता था। 2 साल बीत जाने के बाद आज के डेट में भी बस पिछले कुछ महीने पहले एक हेल्पलाइन नंबर, वो एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया, नंबर जारी किया 2 दिन के बाद फिर निष्क्रिय हो गया, अभी फिर 1-2 दिनों से वो सक्रिय हुआ है। तो अच्छा, वो शुरू हुआ था और बंद हो गया। इस दिशा में बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। तो जो भी लोग हैं, शहर के कुछ लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वो नगर निगम नहीं जा सकते हैं। वो चाहते हैं कि घर बैठे हम टैक्स और होना भी चाहिए ना, और इससे नगर निगम को भी राजस्व की प्राप्ति, बिल्कुल, जिससे नगर निगम, अगर मान लीजिए कोई इस शहर से बाहर रहता है और उसका घर यहाँ है, वो सालाना टैक्स पे करना चाहे तो वो ऑनलाइन कर सकता है। ऑनलाइन कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोग वहां पे जाएं, वहां पे उसका जो जितना बिल बनता है उससे 5 गुना उस चढ़ावा दें, और उसके बाद उसका वो नहीं, मेरा घर है और हम हाउस टैक्स पे करना चाह रहे हैं तो उसमें इसके लिए भी वहां पे चढ़ावा देना पड़ेगा आपको। ये प्रक्रिया है वहां की, मतलब घूस को इन लोगों ने एक परंपरा और प्रक्रिया में शामिल कर लिया है, ऐसी स्थिति। आरोप की बात कर रहे हैं तो अभी कई सारे आरोप आए हैं। अभी जो आरोप लगा है जिसपे जांच कमेटी है, उसके बारे में क्या बताएंगे, क्या जानकारी है आपके पास? आप दोनों एक्टिविस्ट हैं और तमाम इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये जो घोटाला, एक परिवाद दायर किया गया था, जो AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, अभी जितने भी ये लोग लाइट खरीदारी किए, उसके बाद उसका मेंटेनेंस का एक ठेकेदार, अच्छा, जो भी सामान खरीदारी हुआ उसका फिर मेंटेनेंस भी चाहिए। उसका पहले, अभी तो मान लीजिए कोई भी सामान आप ही खरीदते हैं तो उसका तो कंपनी का रहता है, चाहे 6 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर का। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि कंपनी का सामान खरीदाया है, कंपनी का जो मेंटेनेंस चलना था, चलना ही था, उसी कंपनी के मेंटेनेंस के एवज में ये अपना ले लिया, उसका पेमेंट उठा लिया AMC, और वो कंपनी चिन्हित हो चुकी है और इसकी स्वीकारोक्ति भी हो चुकी है कि वो जो महापौर हैं यहाँ के, उनके निजी सचिव हैं, उनके निजी सचिव के पत्नी के नाम से एक कंपनी है, नारी शक्ति इंफ्राटेक एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल इंफॉर्मेशन में हम लोग, वो कंपनी को एक टेंडर जारी किया गया 13 जनवरी 2025 को। तो वो टेंडर में भी भाग नहीं लिया है, ऐसा? वो नहीं लिया, पेंथर लिया किया गया, ठीक है। और उसको 15 फरवरी आते आते वो टेंडर फाइनल हो गया। 15 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी 2028 तक 3 साल का टेंडर दे दिया गया। 14 करोड़ 21 लाख का वो टेंडर है, वो दे दिया गया। पेंथर यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया वो। लेकिन उसका क्या क्या इन लोगों ने कि इकरारनामा करके नारी शक्ति के नाम से कंसोर्टियम बन के, कि नारी शक्ति है, एक इकरारनामा करके नारी शक्ति ने टेंडर कर लिया। और भुगतान का एक प्रक्रिया होता है कि जिसको टेंडर मिला, जो L1 कंपनी जिसको टेंडर मिला है, उसको भुगतान करना था, लेकिन भुगतान सीधे सीधे नारी शक्ति को करना शुरू कर दिया गया। 3 महीने का भुगतान हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसके बाद हम लोग एक्टिव हुए इस चीज के पीछे। 1 पन्ने के बिल पे, मात्र 1 पन्ना का, 1 पन्ने का बिल देते हैं। समरी जो है 1 पन्ने का है, उस पे जो है प्रत्येक महीना सारी चीजें फैक्ट्स के रूप में और वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ठीक है, ये जांच में क्या सब आया? जांच कमेटी भी बैठी है। उसके बाद उस परिवाद के अगेंस्ट में एक जांच कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जिले के 3 वरीय पदाधिकारियों को, सदर अनुमंडल पदाधिकारी को, उसके बाद अपर समाहर्ता महोदय को, ADM को, और नगर आयुक्त को, उसका मेंबर बनाया गया उस जांच कमेटी का। जांच कमेटी ने 9/6/2025 को, 9 जून 2025 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उस रिपोर्ट में सीधे सीधे अंतिम लाइन लिखा हुआ है कि ये तमाम प्रक्रियाओं में धांधली हुई पूरी तरह से। अच्छा, ये जांच में आ चुका है? जी हाँ। अच्छा, आरोप साबित किया जा चुका है, संलिप्तता उसमें प्रदर्शित की जा चुकी है, रिपोर्ट में सारा चीज दिया। महापौर, अच्छा, ये जो कंपनी है, ये किसकी कंपनी है? किसके? वही मैं बता रहा हूँ। महापौर ने नियम प्रक्रियाओं को ताक पे रख करके उसके टेक्निकल इवैल्यूएशन में नगर आयुक्त का कोई सिग्नेचर नहीं है उस टेंडर के। उसके फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में कहीं से नगर आयुक्त का कहीं पे कोई साइन नहीं है। और सीधे वित्तीय सहमति दे दी गई, महापौर के द्वारा अनुशंसा करके वित्तीय सहमति दे दी गई। और वित्तीय सहमति में
भुगतान भी कर दिया गया, लगातार भुगतान हुआ, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने का भुगतान हुआ, 39 लाख रुपए का 40 लाख रुपए का भुगतान हुआ उसमें। तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि निजी एक पद पर बैठ करके निजी लाभ हेतु, अपने निजी लाभ हेतु अपने किसी सहायक को टेंडर दे देना, ये तो सीधा पद का दुरुपयोग है। और ये चीजें सार्वजनिक रूप से अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक हो चुकी है। जांच रिपोर्ट ने जो पुष्टि की वो सब लोगों की नजर पे है। तो घोटाला तो कंप्लीट हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको जब जांच रिपोर्ट भी आ ही गया है तो मैं कहता हूं कि अगर सही तरीके से जांच की जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए तो 100 करोड़ से अधिक का घोटाला नगर निगम में 2 वर्षों में हो चुका है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए। देखिए यही दुर्भाग्य है आज हमारा और मेयर मैडम में। मान लीजिए हमारा क्या कहिए, हमारी वाइफ पार्षद है, आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, सशक्त स्थायी समिति की मेंबर भी है। हमारा और मेयर मैडम में या कहिए अभी ऑफिस में मनमुटाव या अनबन इसलिए चल रहा है कि हम बार बार, हम सशक्त स्थायी समिति के मेंबर रहने के कारण हम बार बार यही बोले कि आप पारदर्शी टाइप का, यानी आप हमको दिखाइए, चाहे जो भी चीज का रहेगा, जैसे बोर्ड का प्रोसीडिंग हो, सशक्त का प्रोसीडिंग हो। जब भी बैठक में भाग लेने गए हैं कभी भी उसमें प्रोसीडिंग लिखा हुआ पहले से नहीं या सामने में नहीं लिखा जाता था। तो उसी का मेरे वाइफ के द्वारा जो पार्षद हैं और सशक्त स्थायी समिति के मेंबर है वो विरोध दर्ज कराई कि मैडम जब तक प्रोसीडिंग लिखा नहीं जाएगा तब तक हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो वही पेपर पे क्या साइन होता है? जी, अभी भी अगर आज के भी बोर्ड का जो बैठक हुआ होगा वो आज भी सादा रजिस्टर पे ही सिग्नेचर हुआ होगा और एक भी प्रोसीडिंग अगले जैसे अगले बैठक में रहा उससे एक दिन पहले लिखा था या वो भी नहीं लिखा था। ये आप भी जांच करवाइए। हम कितना पत्राचार किए हैं कि अटेंडेंस शीट यानी उपस्थिति पंजी, जैसे हम पार्षद मीटिंग में गए अब प्रोसीडिंग नहीं लिखा है तो हम सिर्फ उपस्थिति पंजी पे अपना हस्ताक्षर दर्ज करके चले आए। और बोर्ड का प्रोसीडिंग यहाँ क्या है, मजबूरी में सिंगल रखा जाता है प्रोसीडिंग का या थी पंजी, आप उसमें सिग्नेचर कर दीजिए, आप चले जाइए। आप उसके बाद अनाप शनाप उसमें लिखाता है, नियम के विरुद्ध खरीदारी होती है जिसमें सारे लोगों को फंसने का चांस रहता है। इस कारण से जो है हम सादा रजिस्टर पर सिग्नेचर करने से जो मना किए, उसी कारण जो है आज नगर निगम में हमको एक तो नगर आयुक्त के ट्रांसफर के लिए जो लड़ाई चली उसमें 46 पार्षद में से मेयर मैडम ने सारे पार्षद को अपने यहाँ बुलाई। अब बोली क्या कैसे से है ये नगर आयुक्त काम नहीं कर रहा, इसको हटाना। तो उसमें सारे पार्षद को चाहे जैसे हो एन केन प्रकार 45 पार्षद नगर आयुक्त पिछले तत्कालीन नगर आयुक्त मिश्रा सर के खिलाफ में 45 पार्षद लिख के दिया, हम लिख के नहीं दिए। हम बोले कि ऐसा तो हमको कुछ दिखा नहीं, ना पर्सनल इनसे हमको किसी तरह का कोई गिला शिकवा, तो हम जब ये हमारे साथ मिसबिहेव या किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं किए हम क्यों लिख के देंगे। हमने लिख के नहीं दिया तो मेयर मैडम ने वहां टारगेट ले लिया। खास करके वो क्या जो पीए हैं, जो अपने आप को निजी सचिव कहते हैं राजीव झा जी, वो फुल्ली उनके इशारा पे चलती है। वो जो कहते हैं वो जो कहेगा वही वो करेगी। तो वो अपना टारगेट ले लिया कि आप जो हमको लिख के नहीं दिए हैं तो इसको जो है हर तरह से क्रश किया जाए, ऑफिशियली हो, विभागीय हो, जैसे भी हो। और तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों से हमारे हाँ देखिए हम एक चीज और जानकारी दे दें। नगर निगम में चाहे ऑफिशियल ग्रुप हो कि चाहे मेयर मैम का ग्रुप हो कि चाहे जो एन 6 ग्रुप बना हुआ था जिसमें हम थे। जिस समय में हम मेयर मैडम को जो नगर आयुक्त के खिलाफ में लेटर जो हम नहीं दिए, हमको 3 ग्रुप से मेयर मैडम अपने मोबाइल से हमको रिमूव की उस ग्रुप से क्या, और ऑफिशियल ग्रुप से नाजिर जो है संतोष कुमार के द्वारा वो रिमूव किया हमको। क्या हम अभी पार्षद नहीं है? हम 13 नंबर के जो है हमारी पत्नी दीक्षा भारती पार्षद नहीं है। आपकी आधार पे हमको ऑफिशियल ग्रुप से लेके मेयर मैम का ग्रुप उससे हमको सारा निष्कासित कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया। अभी सारा जानकारी उसी पे जाता है, हमको किसी तरह का कोई जानकारी नहीं आ पा रहा। ठीक है रोशन जी, तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। बस हम आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि ये जो एक बड़ा घोटाला है और इसकी जांच रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है जिलाधिकारी महोदय के पास, लेकिन वो ठंडे बस्ते में है। पिछले 1 महीने से 9 जून को सबमिट हुआ है और लगभग 16-17 तारीख है, अभी तक वो ठंडे बस्ते में है। मैं चाहूंगा कि उस जांच टीम का जो रिपोर्ट है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो, साथ ही साथ इन तमाम घोटालों की, देखिए घोटालों की, घूस की, ये सब तो जांच हो रही है। आजकल सहरसा में ये दौर चल रहा है। हाल फिलहाल में ही मत्स्य विभाग के एक अधिकारी पकड़ाए, एक सीओ पकड़ाए हैं, मतलब ये एक चीज तो हो रहा है। डीएम साहब जी एक बहुत प्रचलित कहावत है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। नहीं तो स्थिति ये है कि उस पूरे नगर निगम को 2-3 लोगों ने इस तरह से मकर जाल में फंसा रखा है कि उस मकर जाल से निकलना इतना मुश्किल है कि जो आयुक्त आते हैं उनको ना कोई संचिका दी जाती है, ना कुछ दिया जाता है, और सीधे सीधे
जिस तरह से नियम प्रक्रियाओं को ताक पे रख करके काम करने के बीच लिए में खबर भी कहा आई थी संचिका को लेकर के, संचिका नहीं दिया जा रहा है, तो जलाया गया, कुछ इस तरह की खबरें आई थी। आप ये समझ ले, अगर उच्च स्तरीय जांच संचिका तो कार्यालय में है ही नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ। अच्छा जी, संचिका आपको कार्यालय में नहीं मिलेगा। संजोग देखिए, हम 37 RTI लगाए हुए हैं नगर निगम के खिलाफ में। राज्य सूचना आयोग हम गए हुए हैं, लगभग 1 साल हो गया है। अब अगर सुनवाई शुरू हो जाए, अगर वहां से सुनवाई शुरू हो जाती है तो किसी भी हाल में इनको तो फाइल देना ही पड़ेगा, संचिका तो हमको देना ही पड़ेगा, RTI का तो जवाब देना जी पड़ेगा। है, उसका एक प्रक्रिया है। आप हम लोग सूचना पदाधिकारी नगर आयुक्त से मांगे, नहीं दिए, प्रथम अपील गए जिला पदाधिकारी महोदय, वहां नहीं दिए तो हम राज्य सूचना आयोग गए, वहां भी हम लगभग पत्राचार किए हुए हैं कि 1 साल से ज्यादा हो गया है, सेकंड अपील किए हुए, अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है, कृपया सुनवाई शुरू की जाए। तो घोटालों की रेट अति वो क्या नाम है, अमाउंट बढ़ता जा रहा, और उसी से संबंधित है, संचिका से है। यहाँ तक कि लेटर पैड जो है, दीक्षा भारती अपने लेटर पैड से, पार्षद है, उनको जानने का हक है कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। एक सशक्त मेंबर, सशक्त स्थायी समिति के मेंबर के तौर पे भी उनको जानने का, ये कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया। लेटर पैड भी है हमारे साथ, सारा लेटर पैड जो हमने पत्राचार किया, RTI है, उसको वेट कर रहे हैं। सारा पेपर उपलब्ध होने के बाद हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और जो रिपोर्ट है उसकी जांच हो जाए। जांच तो हो ही रही है ना, जांच का तो रिपोर्ट भी आया, सामने आ जाएगा। और जो एक पूरा एक खेल रचा जा रहा है, खेल किया जा रहा है, इससे आम जनता त्रस्त है, आम जनता परेशान है, उनको काम दिखना चाहिए। लोग इसमें बहुत तरह के लांछन लगाते हैं कि विकास के अवरोधक है, ये वो। तो जो चीजें मूलभूत चीजें हैं, पहले वो चीजें आवश्यक हैं, बिल्कुल जो आवश्यक चीजें हैं उन पे। उसके बाद जो भी वैसे आवश्यक तो लाइट भी है, वो मना नहीं कर नहीं, सकते हैं आप, लाइट भी तो आवश्यक है। लेकिन लाइट पहले जब हम सड़क से निकलेंगे, हमारे लिए स्ट्रीट लाइट पर स्ट्रीट लाइट का जरूरत था। आपको जो ये लाइट नहीं होगा, डेकोरेटिव क्या लाइट जो डेकोरेटिव? लगाया गया है, ये चौड़ा सड़क हो उसके बीच का, एक आप जंगल में लगा दिए हैं। डेकोरेटिव लाइट 86,000 रुपए का है। ये आम आप जनता ये के लाइट टैक्स जो का आप पैसा दो है। तरह, ये जो लाइट लगा है डेकोरेटिव लाइट, ये कहाँ लगाने का है आप ये बताइए। चौड़ा सड़क है, लगभग 2 लाइन 4 लाइन का है, उसके बीच में लगना है, जो दोनों लाइट है दोनों सड़क को रोशनी करेगा। आप अभी यहाँ चले जाइए, जंगल में लगा हुआ है लाइट। NH पे जो NH का अपना ही रहता है, उसको लाइट वहां नहीं निकाल लगाना। के फेंक देगा। बस खाना पूर्ति करनी थी, डस्टबिन के इंस्टॉलेशन में भी खाना पूर्ति की गई। साइनेज बोर्ड 800 साइनेज बोर्ड 30,200 की कीमत से खरीदा गया। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड जो है हर एक मोहल्ला में जहां देखेंगे, जहां जरूरत है, एक ही जगह पे 3-3 4-4 बोर्ड लगे हुए हैं। आसपास में 30,200 का एक मगरेश जी, दुर्भाग्य से मेरे यहाँ एक भी बोर्ड नहीं लगा है, पेमेंट उठ गया। मेरे यहाँ आपको बोर्ड नहीं मिलेगा। मेरे वार्ड में 13 नंबर वार्ड के अंतर्गत आपको आप बोर्ड लोग नहीं देखिए, मिलेगा। आप लोग एक्टिविस्ट भी हैं और इसी शहर में के वासी भी हैं, साइनेज बोर्ड तो ये अन्य बोर्ड जगहों पे जो की जो लगता है। जरूरत होती है, लेकिन क्या इतने बोर्ड की जरूरत है? वो तो बस अब सीधा बात है, लूट का, और कमीशन का, हेरा फेरी और साइनेज बोर्ड लगता है अमूमन की जगह चिन्हित करने के लिए। जगह चिन्हित करने के लिए। जगह है इसके लिए, लेकिन आपको किसी भी साइनेज बोर्ड पे जगह का नाम छोटे अक्षरों में कहीं कोने में लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन बाकी अन्य जो नाम प्रचारित करने का जो साइनेज बोर्ड है, तो वो उसे तो कंप्लीटली हम लोग यही मानते हैं कि वो बस अपना सेल्फ एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्फ एडवर्टाइजमेंट हो गया। नगर निगम और जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया है वो। चलिए, ठीक रहा आज का बातचीत, और चाहते हैं जो फिर कभी हम लोग मिलेंगे। आज थोड़ा समय कम है, और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए चंदन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, रोशन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सहरसा नाउ आपके लिए ऐसे ही तमाम खबरें लेकर के आता रहता है, जो आपके लिए बेहद जरूरी है, आपके शहर से रिलेटेड है, और जो भी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाने की काम सहरसा नाउ कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सहरसा नाउ से जुड़े रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।